बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज केस की बराह रास्त समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई गलत तशरीह कर रहा है तो जरूरी नहीं उसे देखा जाए, आइन को देखना है, अदालत को देखना है कि आइन क्या कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उन्होंने अब ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम शुरू करने को कहा है। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो कि मुल्क को कमजोर कर देगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हुई है जी, कल भी होगी जी, और उसमें जो है वो कल देखें कि क्या रुख इख्तियार करता है ये मुकदमा जी। और बड़ा अहम है कि आज जो है वो बिल्कुल एक इस तरह से लगा कि जैसे अब जाहिर है कि इसमें आइन और उस वक्त के हालात और इलेक्शन कमीशन और ये सारी पार्टी हैं, तो ये देखना है कि ये सीटें जो हैं ये क्या मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के पास ही रहती हैं या ये पीटीआई के पास वापस आ जाती हैं, और उसके नतीजे में फिर पार्लियामेंट के अंदर जो किस तरह से 2/3 बनती है, किसके पास क्या, ये कल तक क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मामला। दूसरा जो ऑपरेशन के हवाले से तो बात तो इसमें जो हुई है, फजल रहमान साहब ने जो बात की है, इसमें देखें मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस दिन वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, एक तो ये कि क्लियर कोई अभी तक हमारे पास कोई उसकी डिटेल्स या ब्रीफिंग या ये जो अज़्म पाकिस्तान का मामला है, ये ऑपरेशन तो वो कह रहे हैं कि नहीं है, जो गंडापुर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, किसी ने आके बाहर ऑपरेशन का नाम लिया भी नहीं हुकूमत की तरफ से, ठीक है, ना वज़ीर दाखिला ने बात की, ना शहबाज शरीफ साहब ने बात की। ये ऑपरेशन का लफ्ज़ कहाँ से जुड़ गया दरमियान में? ऑपरेशन तो यानी उसको कह सकते हैं ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन में फ़ौजी ऑपरेशन तो सिर्फ नहीं है, उसमें फौजी ऑपरेशन तो या सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन तो कांस्टेंट है ना, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन वही जो बात, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस पे सारा सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसका मतलब है कि इसमें माशरे के बाकी तबकात का भी एक रोल है। और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो इस्तेमाल हुआ, यानी ये कहाँ से निकल रहा है, ये ऑपरेशन जो है, इसको भी बयान हुआ उसमें कि ये किस डॉक्यूमेंट्स में से, ये किस मुसव्वदा में से ये इसका मुसव्वदा निकलेगा आगे। और जाहिर है कि फिर मौजूदा हालात के लिहाज से उसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है, बहुत कुछ उसमें हो सकता है। तो वो नेशनल एक्शन प्लान से निकल रहा है। अब नेशनल एक्शन प्लान जो है, जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था 2014 में, उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान तय पाया था। और ये पूरा नेशनल एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले तो उसमें एक नेक्टा की अथॉरिटी बनी थी, जिसका कहीं अब हम जानते ही नहीं कि वो नेक्टा की अथॉरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो कि एक तरह से आप समझ लें कि लॉ एंड ऑर्डर की वो SIFC, यानी सारी जो है ना, वन विंडो पे आपको पूरे मुल्क की एक सिक्योरिटी, पता नहीं कितने अदारे हैं मुल्क में सिक्योरिटी के, लेकिन आप नेक्टा में जाके वो सब मर्ज हो जाते हैं और वो एक ही जगह पे जाके फिर वो आपको पता चलता है कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। तो नेक्टा, तो उसके बाद उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। और उसमें 20 नुक्ते थे नेशनल एक्शन प्लान के उस वक्त के मुताबिक। अब जाहिर है इसमें बहुत सारे मॉडिफाई भी हो सकते हैं, और उस वक्त जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो मिलिटेंट आउटफिट्स अलाउ, ये 20 नुक्ते मेरे सामने मौजूद हैं जो प्रेस स्टेटमेंट आई थी। 20 एजेंडा आइटम्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान 2014 आर, तो उसमें जो है वो डेथ सेंटेंस थी उनके लिए, कन्विक्टेड केसेस ऑफ टेररिज्म, बिल्कुल। फिर स्पेशल ट्रायल वही आर्मी के बने थे, नेक्टा, और उसको ताकतवर करने की बात हुई थी। फाइनेंसेस फॉर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसी में थे। फिर फाइनेंशियल टेररिज्म भी निकला था। अच्छा, फिर इमरजेंस दोबारा ना हो जाए, जो पाबंदियाँ लगी हुई कलदम ऑर्गेनाइजेशंस की। और फिर उसके बाद ये भी था उसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो मतलब ठीक, इसमें कोई ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। कराची में ऑपरेशन जारी था तो लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की बात हुई। तो ये अब जाहिर है कि इसमें ये जो हैं इसके नुकात थे।
और इसमें जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दिया जाएगा। अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात हुई थी, और फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प और रिफॉर्म करने की बात भी हुई थी। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सारा एक प्लान था जिसमें माशरे के सारे तबकों ने इसमें हिस्सा लेना था। अच्छा, लेकिन यह है कि अभी तक हमें वाज़ेह नहीं है, इसका कोई हमें ब्रीफिंग या हमारे सामने कोई किसी किस्म का वज़ीर इत्तलात का या वज़ीर आज़म का या ISPR की जानिब से या वज़ीर दाखिला की जानिब से हमें कुछ नहीं पता कि ये इसके खदोखाल क्या होंगे, इसकी क्या मतलब एक और तजदीद भी नहीं कोई कर रहा अलीमिन गंडापुर साहब की कि ये फ़ौजी नहीं होगा, इसके साथ जो है फ़ौजी ऑपरेशन हो भी नहीं सकता ना खाली, जब तक आप उसके साथ दूसरे लवाजमात भी तो पूरे करेंगे ना। एक मतलब खाली आप आइसोलेशन में कैसे, सिक्योरिटी फोर्सेस वो तो कर रही हैं, वो तो करेंगे, मगर उसके साथ जबकि माशरे के दूसरे तबकात नहीं शामिल होंगे। और उस वक्त जो हालात ऐसे थे 2014 में कि अल्लाह ताला रहम करे, एक एक दिन में धमाके और शहादतें, और कहीं तालिबात की बसों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कहीं यहीं मुझे ये ब्रिगेडियर यहाँ पे जो सर्जन थे बड़े ज़बरदस्त, उनको शहीद किया, कहीं सिपाही शहीद हो रहे हैं, कहीं मज़ार पूरे पूरे उड़ाए जा रहे हैं, कहीं बच्चों के ऊपर फायरिंग हो रही है, कहीं मतलब एक हंगामा था यहाँ पे। और उतने उस बुरे दौर से पाकिस्तान निकल के जब आया, और ये ज़रब अज़्ब के बाद एक पाकिस्तान दुनिया भर में उन मुल्कों में था जहाँ पर ये बात एक मिसाल के तौर पे बयान होती थी कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर प्रॉपर हार्ड कोर टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग जीती है। मतलब एज अ मिसाल, उसके बाद मेरे ख्याल से 2015, 16, 17, 18 उसके बाद कई सालों तक पाकिस्तान ये बताता रहा, और आलमी सतह पे उसकी पजीराई होती रही कि ये ऐसा भी मुमकिन है। लोग एज ए स्टडी केस इसको ऑब्जर्व होते रहा कि ये कि भाई हमने यहाँ पे दहशत गर्दों को इस तरह से ख़त्म किया, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे। जहाँ पर किसी को समझाना है समझाया, किसी ने कहा हथियार डाल दो तो हथियार डाल, नहीं डाला तो फिर मतलब एक तरीके के साथ, और सारे तबकात माशरे के वो गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस से निकल गए। तो अब देखते हैं कि ये मामला अब किस तरह से जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम उसको उठाने की सख्त नहीं रखता। इस ऑपरेशन को जिस किस्म का, जिस अंदाज में भी, बल्कि ऑपरेशन से पहले ही डामाडोल हुआ ये तो मरा पड़ा है सिस्टम। इसको तो एक दफनाना किधर है इसको, इस सिस्टम को ये रौला पड़ा हुआ है कि कहाँ दफनाना है। जमहूरियत की बात नहीं कर रहा मैं, इस सिस्टम ये जो बैठा हुआ सिस्टम सर पैर ही कुछ नहीं। अब देखें ना, अदालती कार्रवाई अदालत अपने मुताबिक बात कर रही है आइन और कानून, लेकिन वो कहाँ 90 दिन ये वो सारा मतलब एक खिचड़ी पकी हुई है। और उस खिचड़ी में जो है ना वो मतलब ये इस्तेकाम इस तरह आएगा, ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद इस्तेकाम आएगा। तो ये तो इस्तेकाम उस वक्त आएगा जब ये सिस्टम को आप किसी तरह ठीक करेंगे। ये तो नहीं, ये तो गालम गलूज बेहूदगी, एक अजीब एक अफरा तफरी है, लेकिन ये मैंने कहा ना इससे ज़्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि अब दुनिया की तरफ से और अवाम की तरफ से भी मैसेज आ गया, इनफ इज़ इनफ। एक नया महाज खुला है पिछली जंगों में ही, और वो जंगें जो हैं वो नया रुख इख्तियार कर रही हैं, बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज होने हैं बाहर के हालात, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया, चाहे वो गज़ा की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पे अब असरअंदाज। अब वो बात होनी शुरू हो गई है ना कि जो खित्ते में होगा वो उसका असर पाकिस्तान पे होगा। अच्छा, तो अब एक बड़ा परेशान को नया महाज खुला है, और वो जो महाज है वो खुला है कि जो दागिस्तान का इलाका है, ये जो रशियन फेडरेशन है, यानी सोवियत यूनियन के बाद का जो रशिया है, बड़ा रशिया, उसमें 21 रिपब्लिक्स हैं जिसको दुनिया मानती है। यानी 21 रिपब्लिक्स जो मतलब उनको मिलके फिर रशियन फेडरेशन बनती है। एक फेडरेशन है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है ना जी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट्स हैं, तो इनके यहाँ रिपब्लिक्स हैं, तो उन रिपब्लिक्स को मिलके एक फेडरेशन बनती है, तो इसको रशियन फेडरेशन कहते हैं। तो उसमें 21 फेडरेशंस हैं जिनको दुनिया मानती है, कुछ ऐसी हैं जिनको दुनिया नहीं मानती। अच्छा, उसमें मिसाल के तौर पे ये 4 जो हैं उनको तो दुनिया नहीं मानती। मिसाल के तौर पे ये जो अनरिकग्नाइज्ड स्टेट्स हैं साबिक, जैसे डोंस्टैक की जो अभी
जिनकी आज़ादी का पिछले साल ऐलान हुआ था रेफरेंडम के बाद, डोनेत्स्क और लुहांस्क, इनको नहीं मानती दुनिया। रशिया ने इनको जब ये इनके ऊपर कब्जा क्या, वो जंग के नतीजे में रेफरेंडम रशिया ने कहा करवा लिया और वो हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से कुछ जो हैं वो रशिया से बाहर के इलाके हैं जो हैं वो अच्छा, ये साउथ ओसेटिया को भी नहीं मानते ये। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये वो इलाके हैं जो जॉर्जिया, जो 2008 में जब जॉर्जिया के साथ जो है वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये जॉर्जिया की 2 इलाके ऐसे हैं जो अभी तक रिपब्लिक नहीं बने, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत चाहती है कि हम रशिया का हिस्सा बन जाएं। ये रशिया की हदूद से बाहर हैं, यानी ये जॉर्जिया के अंदर हैं, ठीक है ना। और एक अब्खाज़िया है और एक साउथ ओसेतिया है, लेकिन ये कि ये दोनों जो हैं ये रिपब्लिक्स नहीं बने। अच्छा, इसी तरह से जो एक इलाका जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया है जो कि मोल्दोवा से निकला हुआ है, तो इसको भी जो है वो रिपब्लिक दुनिया तस्लीम नहीं करती रशिया का। और इसी तरह से क्रीमिया को भी नहीं मानती दुनिया 2014 के बाद। तो यानी आप समझ रहे हैं कि कोई 21 के बाद कोई 25-26 और ऐसे हैं जो उनको रशिया मानता है रिपब्लिक, लेकिन उनको दुनिया तस्लीम नहीं करती। और फिर इसमें आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान भी वो इलाका जो नगोर्नो काराबाग का इलाका है, जिसको रशिया जो है वो वहाँ पे रशियन ट्रूप्स मौजूद हैं, पीस कीपर्स, तो उसके ऊपर भी एक तनाज़ा है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है ग्रेजुअली। तो बहरहाल, लेकिन ये जो दागिस्तान है, ये वो रिपब्लिक है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। मतलब बताने का मकसद ये था कि शहर नहीं है, ये एक रिपब्लिक है दागिस्तान। ये वो रिपब्लिक है जिसका बॉर्डर जो है वो एक तो कैस्पियन सी के साथ, ठीक है, बिल्कुल कैस्पियन सी के साथ ये दागिस्तान एक, और ये बिल्कुल जनूब तरी, यानी जनूबी, आप समझ लेंगे रशिया का बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जहां रशिया का बिल्कुल एंड होता है, तो वहां पर आपको ये दागिस्तान। और ये दागिस्तान जो है, इसमें दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका चेचनिया के साथ बॉर्डर बहुत बड़ा है। और जब चेचनिया की दोनों जंगें हुई थी 90 की दिहाई में, तो वो जंगें फैल गई थी दागिस्तान तक, और दागिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी। ये दागिस्तान आलमी ख़बरों में उस वक्त आया था जब चंद माह पहले एक तल अवीव से आने वाला जहाज़ यहाँ लैंड हुआ था, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो एयरपोर्ट पे अंदर दाखिल हो गए थे, और उन्होंने उस जहाज़ को घेर लिया था। और वो तस्वीर भी आई थी, और वो काफ़ी एक हुआ था कि रशिया में एक तल अवीव से आने वाले जहाज़ को मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट पे, तो दागिस्तान में हुआ था। अभी दागिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, और वो वाक़या ये हुआ है कि जनाब 5 लोग जो हैं वो मुसल्ला, अभी रशिया में हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि रशिया में ये हुआ है, क्योंकि दागिस्तान जो है ये रशिया की एक रिकग्नाइज रिपब्लिक है। और वहाँ पर जो है वो 5 बंदे मुसल्ला जो थे वो उन्होंने गिरजाघरों को, एक वहाँ पे चर्च, उस चर्च को तो आग भी लगा दी उन्होंने, और वहाँ पर एक उनके जो ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट, उनको बड़ी बेदर्दी से 66 साल उनको गोलियां मार के वहीं पे उन्होंने जान से मार दिया। और फिर उसके बाद कुल 19 लोग उन्होंने गोलियों से मारे इस दहशतगर्दी के वाक़यात में, और काफ़ी तवील देर तक वो एक मुकाबला सा होता रहा, वो भी प्रॉपर ट्रेन दहशतगर्द थे। और 19 लोगों में से 15 पुलिस एहलकार थे रशिया के जो लड़े उनसे, तो लेकिन वो उनको गोलियां पहले मारी गई, डिटेल्स तो नहीं, लेकिन ये है कि बहरहाल एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। अच्छा, अब इस वाक़े के फ़ौरन बाद ये हुआ कि एक अचानक हमेशा की तरह एक अक्सर मौके पे कोई ना कोई दुनिया में तंजीम इसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है। तो एक पहले भी जब ये जो आज से 2-3 महीने पहले मॉस्को के जो कंसर्ट हॉल है वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसमें 145 लोग जानों से चले गए थे, तो फ़ौरन ही दाइश की तरफ से आ गया था एक स्टेटमेंट, उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने मानने से इनकार कर दिया था। अब ये 3 महीनों में दूसरा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है रशियन सॉइल पे,
और साथ ही उसके जो है वो एक फुसफुसा सा हल्का फुल्का विस्पर अंदाज में दाइश का कहीं से आया वो, लेकिन उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको ना उस पर कमेंट्स दिए हैं, ना उसको माना है, ना वो एज सच कोई दाइश का कोई हमारे सामने रिटर्न स्टेटमेंट या कोई उनका कोई बंदा या कोई इस तरह से ना उनकी वेबसाइट्स के ऊपर हुआ है। लेकिन वो दाइश विस्पर होता है ना कि दाइश है पीछे, दाइश है पीछे, दाइश है पीछे, और वो शुरू हो जाता है मीडिया में। लेकिन एज सच ना दाइश ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है और ना प्रेसिडेंट पुतिन ने किसी को फिक्स किया है। लेकिन ये एक दूसरा वाकया है जो बड़ा भयानक वाकया है। जो इसराइल का मीडिया वो दाइश कह रहा है इसको, लेकिन कोई और दाइश की साइट पर या उनकी तरफ से किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन चूंकि ये मुसलमान मेजॉरिटी का इलाका है और चूंकि चेचनिया के साथ बॉर्डर है, तो एकदम से वहाँ पर हाइप क्रिएट हो गई कि इसमें मुसलमान इंतहा पसंद है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने इस पर खामोशी इख्तियार की। अच्छा, ये उस वक्त ऐन वाकया हुआ है जब ये जो जंग है ये एक नया रुख इख्तियार कर गई। ये यूक्रेन की जंग भी ख़राब हो रही है, ये भी बजाय इसके कि किसी पीस एग्रीमेंट की तरफ जाती, ये भी जो है ये एक इस लिहाज से ख़राब हो रही है मामला कि एक तो ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले भी जो वाक़या पेश आया था यूक्रेन के ऊपर डाला था कि जो भी हो पीछे इसके यूक्रेन या दूसरे लोग ही हैं इसके पीछे, मगरिब के ऊपर ही डाली थी जिम्मेदारी। अभी तक उन्होंने फिक्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेवास्तोपोल की जो क्रीमिया नीचे अब साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर सेवास्तोपोल के इलाके में जो यूक्रेन ने अटैक किया है, तो उसमें उन्होंने जो वेपन्स यूज़ किए हैं वो वेपन्स उसमें ATACMS उसमें उन्होंने वो मिसाइल सिस्टम यूज़ किया है जो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया गया था। तो उसका नतीजा ये निकला है कि दो बातें आज उनकी तरफ से आज हुई हैं। एक तो ये हुई है कि मैं एग्जैक्टली उनको ही कोट कर रहा हूँ, तास को ही, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आज जो स्टेटमेंट आई है ये गैर मामूली है। एक तो ये 16th स्टेटमेंट है, 16th तास की, कि वाशिंगटन रोल इन सेवास्तोपोल टेरर अटैक इज़ इनडिस्प्यूटेबल, ठीक है, और ये है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दूसरा ये आया कि रशिया ने US एम्बेसडर जो हैं, जो खातून एम्बेसडर हैं, उनको समन कर लिया वहाँ पे, और वहाँ पे उनसे कहा रिस्पॉन्स मेजर्स विल बी डेफिनेटली फॉलो, इसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तो मॉस्को में आज ये एक मज़ीद इसका एक्सलेट हुआ है वाकया, ठीक है। एक तो टेररिज्म का अटैक हुआ है, साथ ही ये उन्होंने अमेरिका से कहा है कि आप इसमें हैं, ये जो वेपन, ये जो स्ट्राइक हुई है। अच्छा, लड़ाई बहुत बढ़ गई है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन इधर से जवाब दे रहा है अनफॉर्चुनेटली, और दरमियान में अब ज़ाहिर G7 मुल्क या यूरोप में इलेक्शन शुरू हो गए हैं, सब वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं। 27 तारीख को वो प्रेसिडेंट बाइडन तैयारी कर रहे हैं कैंप डेविड में ट्रंप के साथ सामने 90 मिनट का वो जो होगा टाकरा, उसकी तकरीर की तैयारी शुरू हो गई है। और इसी दरमियान जो है वो ये मामला मज़ीद उलझ गया है, जो जियो पॉलिटिक्स और गज़ा जिसको मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू होना है जिसने, और उसमें ये हुआ ये है कि जो नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू ने एक अजब किस्म का पहली दफ़ा बहरहाल उनके मुँह से ये सीज़ फायर का लफ्ज़ निकला है, लेकिन वो अजब अंदाज में उन्होंने बात की है और मैंने उसको सुना भी। वो हेब्रू में था, लेकिन उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो उनका चैनल 12 है, उसके ऊपर वो हेब्रू में वो बात कर रहे थे, लेकिन जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पीछे थी, तो उसको मैंने अल्फाज को ज़रा, जो अल्फाज उन्होंने कहे तो वो जो हैं वो इसको मैं नहीं समझ, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं हुई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पार्शियल, मतलब उन्होंने ये कहा कि जी जैसे 5वीं स्लाइड हम सारे अखबारों को कोट कर लेते हैं ना कि अंदाज़ा वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझें इस बात को। यानी वो ये कह रहे हैं, अगर हम 5th स्लाइड नेतन्याहू वो ये कह रहे हैं कि भाई आई एम रेडी फॉर पार्शियल डील, एक मतलब एक पार्शियल डील के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं हमास को इंटैक्ट नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, वो अब ये जो है वो कहते हैं कि डिस्कस द वॉर प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल पार्शियल होस्टेज डील। अब ये पार्शियल होस्टेज डील की कोई आगे नहीं क्लैरिटी कि भाई कौन सी डील, कैसी डील, क्योंकि ये तो बाइडन साहब पूरा एक दे गए थे पूरा प्लान, वो प्लान भी किधर गया जिसको हमास ने कहा था कि ठीक है चाहे वो। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद इंटरव्यू में आगे उन्होंने एक और बात की,
तो कहते हैं देखें ये एक ऐसा शख्स जिसके हाथों पे हजारों मासूमों का खून है, बेगुनाहों का खून है, लहू से रंगे हुए हैं इसके हाथ, और इसको इसके वारंट निकाल के इसको जंगी जराइम की अदालत जो है वो बुला रही है और सिक्योरिटी काउंसिल भी पास कर, इसको मुझे नहीं पता कि इस आदमी का अंजाम क्या होगा, इस टीम का अंजाम क्या होगा। और ये जो शख्स है, ये आदमी जो है, ये इस किस्म की इस मरहले पे, ये आज भी उन्होंने स्ट्राइक की है वहाँ पे। डॉक्टर एक जो है वो जो बड़े बहुत माने हुए डॉक्टर थे, और वहाँ पे गज़ा के अंदर वो बहुत अरसे से वो बच्चों को, और ख़ास तौर पे वो 21,000 बच्चे तो लापता हुए हैं, 21,000 बच्चे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर गए हैं इस जंग की जो आज फिगर्स आई हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बंदा है, इसको पता है कि ये तो हार गया जंग, ठीक है। अब हारे हुए जंग में ये दुनिया को बताना ये चाह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, और ये अगर मैं सीज फायर करूँगा तो इसलिए करूँगा कि मैंने भी हिजबुल्लाह से लड़ना है। वो इसकी इतनी फेंटी लगनी है, मतलब इसकी मुझे नहीं पता कि क्या होना है इसके साथ। यानी जेरूशलम पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, उसका अगला बयान अगर आप देखें नेतन्याहू का, जो 6 स्लाइड है, इंटेंस रफा फाइटिंग तकरीबन खत्म हो गई है। रफा मतलब रफा को हमने तकरीबन ठीक कर लिया। ये आप सिर्फ इसका बयान देखें जेरूशलम पोस्ट में, हमने तकरीबन खत्म हो गया रफा की। तो अब यह है कि चूंकि हमने हिजबुल्लाह से लड़ना है, इसलिए हम फौजें निकालेंगे वहां से, और इसलिए सीज फायर करेंगे वहां पे, क्योंकि अभी हम हिजबुल्लाह से लड़ने जा रहे हैं। कैसा बेशर्म आदमी है। यानी भाई आप सीधा सीधा कहो ना कि आप हार गए हो, आपके वो रास्ता नहीं है, आपको जूते पड़ने हैं बाइडन से भी। अभी बाइडन जो है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अब दुनिया के सामने अमेरिका जो है वो अजीब एक पोजीशन में खड़ा हो गया आके। अब ये बंदा जो यानी आप देखें हिजबुल्लाह से हमने लड़ना है, तो ये है कि अच्छा ये बहुत ही अजीब बात है। अच्छा टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें आप, तो वो किस तरह कोट कर रहा है कि 3rd स्लाइड, प्राइम मिनिस्टर सेज कि ओपन टू पार्शियल पॉज, यानी सीजफायर नहीं पॉज। अच्छा जी, जंग को रोक देंगे और होस्टेज डील भी करेंगे। अच्छा डील वही करेंगे, यानी बस इतना जुमला मैंने भी इतना ही सुना है बस, ठीक है ना। पार्शियल पॉज करेंगे और होस्टेज डील भी करेंगे, लेकिन हमास जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक हम लड़ते रहेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि हमने हिजबुल्लाह से लड़ना है। मतलब एक मखबूतुल हवास आदमी है जिसको कुछ नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। और गार्डियन जो है फिर उसको इस तरह से कोट कर रहा है। 2nd स्लाइड, इंटेंस फेज ऑफ 2nd स्लाइड, हमास के खिलाफ जंग तकरीबन खात्मे की तरफ है। बड़ी झक मारी है, 40,000 लोगों का कत्लेआम करके, और हमास से आप जंग जीत रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं इस मरहले पे, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं पता कि अब आने वाले दिनों में क्या होना है इसके साथ। इसी को एनबीसी कह रहा है, इंटेंस फेज ऑफ इजराइल्स वॉर विद हमास अबाउट टू एंड। अब इस आदमी का ये क्या है? एंड फोकस विल शिफ्ट नॉट टू हिजबुल्लाह, यानी बड़े हमने जनाब वहां पे फतह के झंडे गाड़ दिए। 40,000 बेगुनाहों के खून से जो इसने खेला है, और उसके बाद अब हमारा चूंकि अब हमने हिजबुल्लाह से निपटना है, तो इसलिए जो है वो जनाब हमने इसलिए यहाँ पर हम जंग बंद कर रहे हैं, इसीलिए हम पीस डील करेंगे, इसलिए हम होस्टेज करके कि वो हमारी असल उधर आप उनके से लड़ने जाना है, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ये जो है, ये साथ ही इसके जो है आज वहाँ पर जो स्टेट इंक्वायरी उन्होंने ये जर्मन सबमरीन करप्शन केस खोल दिया इसके ऊपर। ये बचता फिर रहा था बहुत सारे मुकदमात से, वो आज करप्शन केसेस के लेटर वेटर्स पे इशू हो गए हैं, जो इंटरनल उनका सेटअप है। और मैं यकीन करेंगे CNN भी इसको कह रहा है ना, मैं इसको बिल्कुल, मैंने इसको सुना। अब हर बंदे ने अपने अपने अंदाज में, जो दुनिया के मीडिया ने इसकी इंटरप्रिटेशन की है। ये 11th इसने कहा कि मैं वहां पर रोक रहा हूं, कुछ दिनों के लिए मैं रोक रहा हूं, मैं तैयार हूं। एग्जैक्ट इसके ये वर्ड्स थे। CNN अब इसको इस तरह से बता रहा है। मैंने कहा ना हर मीडिया ग्रुप उसने अलग अंदाज में इसके जो मैं समझाऊं, इसने कहा कि मैं वहां पे जंग बंदी को तैयार हूं कुछ देर के लिए, लेकिन और होस्टेज डील पे भी तैयार हूं, इसलिए कि मुझे हिजबुल्लाह से लड़ना है। ये इसका बयान था, ठीक है। इसने, और मुझे वो एक असल तो हम वो है ना, हमारा लेवल वो है ना हिजबुल्लाह वाले, कि हम मास्क तो छोटी था, ये तो हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, असल तो हम अब वहां जाके लड़ेंगे। ये मकबूदुल हवास आदमी है। अच्छा उसके बाद जो है, तो ये अब जनाब वहां पर साथ ही जो गैलेंट हैं, अच्छा व्हाइट हाउस ने इस पर कमेंट नहीं दिया कोई।
व्हाइट हाउस की तरफ से ये आया कि हम एक तो इस के ऊपर सियासी बयानात ये नेतन्याहू साहब जो दे रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे जो वजीर दिफा गैलेंट आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। गैलेंट जो है वो वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं, वजीर दिफा, और उनसे बातचीत हो रही है जनाब। आज अभी तक तो एमोस होस्टन उनसे मिले हैं। ये वही जो लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर या पीस की जो बात कर रहे थे, अब उनसे पहले मुलाकात उनकी हुई है। अब वहाँ से लेकिन कोई स्टेटमेंट अभी तक इशू नहीं हुआ। यकीन सेक्रेटरी ब्लिंकन भी मिलेंगे, लेकिन जो जनरल चार्ल्स ब्राउन है, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ अमेरिका के, जनरल चार्ल्स ब्राउन जो हैं, उन्होंने ये कहा है, दो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बात तो की है कि इसमें ईरान आ जाएगा, इस जंग में ईरान आ जाएगा, हमारी असेसमेंट ये है। और हम दूसरी बात ये है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग में नंबर 1 हमास आ जाए, ईरान आ जाएगा और आ जाएगा, मतलब उनका स्टेटमेंट है ईरान के साथ यकीनन उनकी भी कोई बातचीत बैकडोर चली होगी ना। उन्होंने कहा ईरान आ जाएगा। नंबर 2, इसमें अमेरिका किसी सूरत आपकी मदद नहीं करेगा, किसी भी सूरत। इस जंग के अंदर कोई रोल ही नहीं होगा, आपने लड़ना है, आप जाके हिजबुल्लाह से लड़ें, हम इसमें दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो अब ये जनाब अपने एक, आप समझें कि एक कल्मिनेशन की तरफ ही जा रहा है सारा मामला, आगे खिंच नहीं सकता। पार्शियल डील, पॉज, आगे पीछे दाएं बाएं करते कराते हिजबुल्लाह से लड़ना है, ये करना है, वो करना है। उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया सईद हसनुल्लाह, मैं हमेशा कहता हूँ। और यानी अमेरिका की तरफ से ये कह देना कि इसमें ईरान आ रहा है और हम आपकी मदद नहीं करेंगे, यानी हम किसी सूरत ईरान के साथ अमेरिका नहीं जाएगा जंग पे। तो ये अब एक ऐसी जगह फंस गए जाके जहाँ पर आने वाले चंद घंटे या चंद दिन जो हैं वो बड़े अहम हैं, और नई शक्ल क्या अख्तियार करते हैं ये मशरिक़ वस्ता के अंदर। क्या वाकई ये भी तो हो सकता है ना कि ये अपनी बकबक बंद ना करे तो उधर से हिजबुल्लाह कहे कि अच्छा ये तो नहीं बोल रहा, तो हम जरा की ब्लू लाइन का और बाकी मामला तय करते हैं ना, हैफा और ये जो गैस फील्ड्स और मेरी टाइम के इशूज़ हैं, क्योंकि ये काबू नहीं आ रहा अमेरिका के। ठीक है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया है। काबीना के इजलास में देखें क्या डिस्कस होता है, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को, मेरा ख्याल है उसमें सारी पार्टीज़ को, मौलाना साहब को, इसमें उलमा का बहुत बड़ा रोल होगा। और ना सिर्फ ये कि यानी एक जमात के, बल्कि मजमूई तौर पे जो उलमाए कराम हैं, और इसमें ताजर बरादरी को, इसमें अवाम को, अगर कोई ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है मुल्क में तो एक इस पर वजाहत होनी चाहिए। वो वजाहत चूँकि सामने नहीं है इसलिए वो चमक गई, और इसलिए हम कोई ख़ास तौर पर बात भी नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि ये बहरहाल एक अदम इस्तेकाम तो ख़त्म होना है, और ये ऑपरेशन अगर इस्तेकाम ले आता है किसी भी सूरत में, जो कि सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम, और फिर उसके नतीजे में दहशत गर्दी जन्म ले रही है और सोशल अनरेस्ट जन्म ले रहा है पूरे मुल्क में, और माशी दहशत गर्दी उसका हिस्सा है, तो फिर तो फिर एक इस्तेकाम उसी सूरत में आएगा। ठीक है ना। तो इसमें अब देखते हैं कि उसकी क्या खदोखाल वाजे होते हैं सामने, और किस शक्ल में उसका ब्लूप्रिंट सामने आता है। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जो खित्ते में हो रहे हैं वाक़यात, देखिए ये दागिस्तान वाला वाक़या बहुत बड़ा है। रशिया के अंदर अब ये कैसे हुआ है, इसके क्या असरात होंगे, क्या यूक्रेन पे असर होगा इसका, या कोई और ग्रुप वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है जाके, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक दरमियान में जो मैंने आपसे कहा ना कि जो चेयरमैन जॉइंट हैं अमेरिका के, जो हाईएस्ट पोस्ट है उनकी, तो चार्ल्स ब्राउन, उनकी तरफ से जो है वो कहा गया है कि हम ईरान, दो बातें, ईरान इन्वॉल्व होगा इसमें, इस जंग में हो जाएगा इन्वॉल्व। और देखिए ईरान के और अमेरिका के किसी न किसी, चाहे वो मस्कत में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो, इनडायरेक्टली तो राब्ते होते हैं, हमेशा बात होती है। तो यकीनन ये बात जो है ये ईरान ने कन्वे की होगी, और उसके बाद उन्होंने इतने पुरजोर अंदाज में बात की कि इसमें ईरान इन्वॉल्व होगा लाइकली। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इसमें हम जो है वो आपका साथ नहीं देंगे। अच्छा, ये 20 स्लाइड अगर हम दिखा सकें,
और उसके बाद हम 21 भी दिखा सकें। तो ये सेंसिटिव खबरें ईरान के हवाले से, तो यहाँ पे उनको उसका जिक्र भी कर देते हैं। लेकिन आप देखिए ना, अगर ईरान इन्वॉल्व इसमें होता है तो ईरान क्या खुद इन्वॉल्व होगा इसराइल के, यानी ये अमेरिका ने कह दिया कि हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, अनलाइकली असिस्ट करें आपको हिजबुल्लाह के साथ, और ये है कि रीजन में चला जाएगा एज वेल एज ये जो है ये हमारी फोर्सेस पे भी इसका असर हो सकता है, मतलब क्लैरिटी के साथ। अच्छा कमाल देखें, यही बात लॉर्ड ऑस्टिन कह चुके हैं, यही बात जो है उनके, यानी फौज की तरफ से पहली दफा ऐसा हो रहा है, अमेरिका की किसी जंग में फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि पीस, डिपार्टमेंट यानी पेंटागन कह रहा है कि पीस, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। से ये कह रही है कि पीस असेसमेंट ही, और उनके जो बाकी हैं वो फिर वो लगे हुए हैं। तो ये अभी बस ये ख़त्म होने, यानी अब ये जो लफ्ज़ है ना उसके मुंह से निकलना नेतन्याहू के, पार्शियल पॉज, टेम्परेरी पॉज, पार्शियल होस्टेज डील, फ्ला डील, इसका मतलब है कि और क्यों हमने हिजबुल्लाह से लड़ने जाना है, तो मतलब है कि मतलब अजीब किस्म के जो है ना बयान देने पे, चूँकि वो आ गया बंदा, तो अब ये कि 24-47 घंटों में एक इसमें बात आ जाएगी। अंदर गिरफ्तार होने के लिए वो इशू कर दिए उनके स्टेट काउंसिल जो है करप्शन के ऊपर, जर्मन सबमरीन। एक पहले भी इसने एक वाक़या हुआ था जो भगदड़ मची थी, और बरह रास्त इसका, उसमें मेरा ख्याल है कोई 45 के करीब लोग उसमें मारे गए थे, तो बरह रास्त इसको ज़िम्मेदार करार दिया था नेतन्याहू को। दूसरा जो एक खुशाइंद वाक़या यहाँ पे मशरिक़ी वस्ती में पेश आया है, वो ये है कि जो बहरीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो तेहरान में हैं, और बहरीन और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए हैं और बहाल होने जा रहे हैं, और बड़े अच्छे नोट पे बहाल होने जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी, दोनों हमारे बरादर मुल्क, बड़े खूबसूरत मुल्क, इनके दरमियान 2016 में कशीदगी पैदा हो गई थी, और कशीदगी भी बड़े अजब से अंदाज में हुई थी कि वो 24 घंटों हुई है जब सऊदी अरेबिया के सफारत खाने पर जो है वो हमला किया था मुजाहिरीन ने तेहरान में, तो सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर बहरीन के तेहरान में, और उनकी यहाँ पर जो एक्टिंग, अभी 4-5 दिन में ईरान में इलेक्शन है, अब देखें ना अगले 10-12 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। 10-12 दिनों में बरतानिया की लीडरशिप नहीं आ जाएगी, ईरान की नई लीडरशिप आ जाएगी आपके सामने, फ्रांस के अंदर पार्लियामेंट किस शक्ल में जाती है। मैंने कल भी बात की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, शायद मैक्रोन रुक जाएं, शायद मैक्रोन रुकें, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आ जाए, लेकिन मैक्रोन की जो टर्म है एज ए प्रेसिडेंट, उनका कॉन्स्टिट्यूशन को 2027 तक रोकता है, और लेकिन उसके असरात तो होंगे कि मैक्रोन की पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन वो एक तरह से शायद खुश भी हों कि यार ये अंदर की जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट लगी रहेगी, और वो एज ए प्रेसिडेंट वो बाहर लोगों से बातचीत करते रहेंगे। अच्छा, तो ये अब ये लीडरशिप सारी जो है चेंज हो रही है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने एससीओ की समिट में ना जाने का ऐलान किया, और मैं उसकी वजह नहीं जानता कि उन्होंने ये ऐलान क्यों किया है। और एससीओ के अंदर इंडिया तो बहुत ज़्यादा यानी उसने कोशिश की थी कि उसमें वो जाए, लेकिन ये है कि ये काज़ाकिस्तान की जो समिट है उसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होगा, तो अगले महीने मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा, ये एससीओ की समिट के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, जो है वो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग भी आ रहे हैं गालिबन। तो अब ये तो बड़ी इम्पॉर्टेंट, अभी तक जो इतलात हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट काज़ाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट थी, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना जाना जो है वो एक, और उसके बाद भी बड़ी, जो ईरान के नए लीडरशिप होगी। एससीओ बहुत बड़ा एक फोरम है, लेकिन एससीओ के ऊपर एक ब्रिक्स भी है, तो अब वो जो एक बात कही जा रही है कि ये एक बड़ा अननेचुरल सा वो फील करेंगे कि भाई शंघाई, एक में शंघाई है, दूसरे में साउथ अफ्रीका, इधर इंडिया, दरमियान में एक तरफ चाइना, एक तरफ जो है वो मतलब आर और सी के दरमियान में आई फंसा हुआ है, ठीक है ना, रशिया और चाइना के बीच में आई, तो ये क्या करना है भाई। तो उस, लेकिन अगर वो मेरा ख्याल से अगर जाते तो मुनासिब, तो बार उनकी अपनी पॉलिसी है, तो वो उन्होंने उसमें ना जाने का फैसला किया, और वो किसी डेलीगेशन को भेजेंगे। तो ये अब ये इतना कुछ हो रहा है खत्ते में, अब देखें इस इतना कुछ हो रहा है कि दागिस्तान से लेके और ये मामला जो हैं ये मतलब साउथ चाइना सी तक, और फिर उसके बाद अफ्रीका, और ये ईरान, और
मतलब लीडरशिप का चेंज और मजबूत से मजबूत अच्छा बड़े आप देखें कि ये मुल्कों में जो लीडर्स आ भी रहे हैं ना, चाहे वो यूरोप में हों, बड़े क्लैरिटी के साथ एक पूरा एजेंडा लेकर आ रहे हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई राइट विंगर अचानक एक दिन उठे और वो छलांग मार के दूसरी पार्टी में कूद जाए। मतलब वो प्रॉपर नज़रियात की बुनियाद पे अपना प्लान लेके अपने पूरे आइडियोलॉजी के साथ, चाहे ईरान हो चाहे कमिटमेंट्स के साथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ मुल्कों में लीडरशिप आ रही है। और पाकिस्तान में प्रॉपर इस वक्त एक लीडरशिप क्राइसिस, एक वैक्यूम क्राइसिस है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब मुझे नहीं पता वोट देंगे, आके बजट के दिन आएंगे, वोटिंग में उनका क्या है आगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बात की, जवाब मलिक मोहम्मद ख़ान साहब दे रहे हैं, तो मतलब है कि हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। मतलब हुकूमती वज़रा या शहबाज शरीफ साहब बताएं या क्या, मतलब है कि एक अजीब सा मामला है। क्योंकि देखें अल्टीमेटली एट द एंड लोगों के जहन में ये बात रहती है, कुछ भी हो, कि यार ये जो फैसला हुआ था ना, तो उस वक्त लोग भूल जाते हैं। जैसे ना किसने किया क्या, लोग कहेंगे यार एक मिनट, इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था ना यार, वो जो है जो था वो ऐसा है कि साकिब निसार साहब का दौर था ना, तो ये मौजूदा अदालत में भी इसी तरह वाइस साहब के वक्त में ये फैसले हुए ना। अच्छा वो यार हुकूमत किसकी थी यार, मतलब लोग किसी को याद भी नहीं होगा मुशर्रफ साहब की काबीना के लोगों के नाम, लेकिन मुशर्रफ साहब का दौर था ना, तो एक जो टॉप पे बंदा होता है उसका नाम। अब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो बार बार याद दिलाते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। उस हुकूमत में इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके जो इसकी स्टेबिलिटी है, इसमें क्या ऑपरेशन का फैसला हो गया, वो कैसे हो गया, उसमें नवाज शरीफ साहब को क्या ब्रीफिंग हुई है उनको कि उनकी हुकूमत है क्या? वो देखें, मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरा सिस्टम जो है ना, कुछ अजब से अंदाज में, सिस्टम नहीं अरेंजमेंट कह लें, सिस्टम कहें, जो भी कहें, इसका कोई बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इधर से उधर से उधर, इलेक्शन कमीशन से ट्रिब्यूनल से उधर से 45 से 47, ठीक है ना, कलीमुल्ला से सलीमुल्ला वाली बात है। कोई इसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। वो बस ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, चला जा रहा हूँ खुदा के साथ। तो ये ऐसे ही चल रहा है, किसी वक्त खड्डे में गिरेगा। तो बस ये है कि देखिए कब तक ये इसको, लेकिन ये कि मुल्क ने बहरहाल आगे जाना है, इसमें थोड़ी फंसे रहना है। मुल्क में इसमें थोड़ी फंस के जो है ये मुल्क अच्छी तरह थोड़ी खड़ा रह सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह आगे जाना। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।